नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर पीजीटी हिंदी का पेपर करने वाले हैं जो कि 2015 का पेपर है और ये पेपर हमारा 26 जून 2015 को हुआ था। टायर 2 में हुआ था, ठीक है, टायर 2 था। तो इसको हम व्याख्या सहित करेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 2014 वाले सारे सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 2018 के भी हमारे सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 11 सेट यहाँ हुए हैं, 3 सेट यहाँ पर। 2021 वाली बात करते हैं तो 21 में भी हमारे 11 सेट कंप्लीट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी के, 5 सेट पीजीटी और 6 सेट आपके टीजीटी। ऐसे ही यहाँ पर हुए 5 सेट पीजीटी और 6 सेट आपके टीजीटी। ये आपका टीजीटी पीजीटी हो चुका है। टोटल जो सीरीज़ हमने कंप्लीट की है वो 3500 क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर ये वाली क्लासेस लेना चाहता है, सारी क्लासेस सीक्वेंस में आप चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर DSSB टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाइए, आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलेंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये वाली क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। और जो बच्चे रेगुलर हैं वे क्लास को शेयर नहीं करते अपने ग्रुप में, तो ग्रुप में बेटा ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी आपका जो आपको मतलब आप भी शेयर करेंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा होगा और मुझे भी उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अपने चैनल पर कि हाँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं क्लास को। क्लास में क्योंकि रेगुलर बच्चा समझ रहा होगा, जो इंतज़ार करता है कि क्लास नहीं आई और आने वाली है, वो उसको पता है क्लास में कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है। एक ही क्लास के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सीक्वेंस में मिल रहे हैं। तो कहीं और मुझे नहीं मालूम कहीं आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। तो आप क्लास को देखते रहिएगा। चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पसंद आई क्लास तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। यहाँ आपको कुछ काव्य शास्त्री और उनके स्थान के विषय में बताया गया है और आपको बताना है कि कौन सा काव्य शास्त्री आपका किस स्थान से है। दांते की बात करते हैं। दांते जो है आपका वो, एक मिनट रुकिएगा, दांते जो है आपका ये इटालियन है। इमर्सन आपके ये अमेरिकी है। इमर्सन कहाँ से है? इमर्सन जो है आपके ये अमेरिकी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की। फ्रेडरिक नीत्शे ये आपके जर्मनी है। रूसो की बात करते हैं तो ये फ्रांसीसी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। निम्नलिखित रचनाकारों को रचनाओं से सुमेलित करना है। तो I.A. रिचर्ड की रचना बतानी है, कौन सी है। I.A. रिचर्ड की जो रचना है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। T.S. इलियट की बात करते हैं। T.S. इलियट की रचना का नाम है, T.S. इलियट की रचना को भी आप लिख लीजिए। वेस्टलैंड इसकी रचना का नाम है T.S. इलियट की। और क्रिस्टोफर आपकी बात करते हैं तो क्रिस्टोफर कॉडवेल की इनकी रचना का नाम है इल्यूजन एंड रियलिटी। और बेनेडेत्तो क्रची की बात करते हैं तो एस्थेटिका इनकी रचना का नाम है। ये आपके सही हो जाएंगे और आप यहाँ पर इनकी मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं अपने आंसर को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 3, यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री तथा सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक कौन है। महान चिंतक बताना है सौंदर्य शास्त्र का। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा ए राइट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ लोंजाइनस ये काव्यशास्त्री तथा सौंदर्य शास्त्र के महान चिंतक हैं और ये यूनान के हैं। आगे चलते हैं। लोंजाइनस के बाद भी काव्य कला का विकास तो यूनान में होता ही रहा है, परंतु काव्य शास्त्रीय जो सौंदर्य शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र का उच्च चिंतन का जो केंद्र है वो यूनान से हटकर रोम में आ गया था। लोंजाइनस के बाद में काव्य शास्त्र और सौंदर्य का जो उच्च चिंतन यूनान में हुआ करता था, इनके बाद वो वहाँ से हटकर कहाँ आ गया, रोम में आ गया। और पेरियोप्यूसिस ये आपके लोंजाइनस हैं और लोंजाइनस का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। पेरियोप्यूसिस लोंजाइनस का प्रमुख केंद्र था। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी चिंतक थे। अरस्तु क्या थे? प्रसिद्ध यूनानी चिंतक थे। और पेरिपोय एथिकेस इनकी एक रचना है। रिटोरिक भी इनकी रचना है और वसीयतनामा भी इनकी रचना है। आदि अरस्तु के जो है वो प्रमुख ग्रंथ हैं। बोइलो फ्रांसीसी विचारक हैं और होरेस इटली में
प्रमुख लैटिन विचारक हैं। होरेस कहाँ है? ये इटली में प्रमुख लैटिन विचारक है। दांते का काव्य उस सेतु के समान है जो काल की धारा पर बना हुआ है और प्राचीन विश्व को आधुनिक विश्व से मिलाता है। कथन किसका है? कथन ये शैली का है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट, इसमें जो व्याख्या है इसको देख लीजिए कि दांते का काव्य जो है वो उस सेतु के समान है जो काल की धारा पर बना हुआ है और प्राचीन विश्व को आधुनिक विश्व से मिलाता है। दांते के संबंध में यह कथन शैली का है। दांते इटालियन कवि थे और ये इटली के महान कवियों में हैं। ये क्या है? इटली के महान कवियों में हैं और इन्हें इटली के राष्ट्रकवि की भी उपाधि प्राप्त है। डिवाइन कॉमेडियन तथा विटा नुवोवा इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। कोलरिज का समयकाल, इनकी बात करते हैं कोलरिज के समयकाल की। इनका जो समयकाल है ये 1772 से लेकर 1834 तक माना जाता है। कोलरिज का समयकाल 1772 से 1834 तक माना जाता है। सैमुअल टेलर कोलरिज का जन्म जो है वो, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे इसको, 23 अक्टूबर 1772 में ओट्री सेंट मैरी में हुआ था और इन्होंने वर्ड्सवर्थ से मिलकर कैलिरिकल ब्लेड्स की रचना की थी। बायोग्राफिया लिटरेरिया और लिटरेरी रिमेंस तथा मिसलेनियस क्रिस्टिज्म आदि कोलरिज की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, गुरु शिष्य की परंपरा का क्रम बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अरस्तु, अरस्तु के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य सुकरात, समझिएगा, सुकरात के शिष्य हैं प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर। इसकी व्याख्या को देखिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर ये गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और यही गुरु शिष्य परंपरा का जो है सही कर्म है। सुकरात प्रमुखतः संत और दार्शनिक चिंतक थे। ये प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो रिपब्लिक है, लॉज है, इयोन है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और पेरियोपोई इनका एथिक्स, पेरियोपोई एथिक्स और रिटोरिकेस और इनका वसीयतनामा प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन 7 को देखिए, निम्नलिखित में से अरस्तु के द्वारा किया गया काव्य भेद नहीं है। अरस्तु ने जो काव्य भेद नहीं किया वो एकांकी नाटक, इनका जो 1 एक्ट प्ले होता है ये इनका नहीं है 1 एक्ट प्ले। अरस्तु ने, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं वे मैंने बताए ऊपर। अरस्तु ने पोएटिक्स में काव्य के स्वरूप एवं भेदों की चर्चा की है। पोएटिक्स के 2 भाग हैं, पहले में दुखांत नाटक और जिसको इन्होंने ट्रेजेडी का नाम दिया तथा महाकाव्य एपिक का नाम दिया है पर विचार किया गया है, और दूसरे में सुखांत नाटक इन्होंने कॉमेडी का नाम दिया, उसको अन्य काव्य भेदों पर विचार हुआ है। क्वेश्चन 8, कविता में वही तत्व है जो गद्य में है। कविता में वही तत्व है जो गद्य में है परंतु अंतर इनकी रचनाओं में और संगठन में है। कथन किसका है? ये कथन जो है वो कोलरिज का कथन है और ये रिपीटेड है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोलरिज का विचार है कि कविता में वही तत्व है जो कि गद्य में है परंतु अंतर इनके संगठन में है। कुछ लोग छंद और लय में अंतर मानते हैं परंतु ऊपरी और बाहरी अंतर है, भीतरी और तात्विक नहीं। कोलरिज की प्रमुख रचनाएं द फ्रेंड एज टू रिफ्लेक्शन, द फ्रेंड इनकी एक बुक है और एड्स टू रिफ्लेक्शन इनकी है। चर्च एंड स्टेट है, कन्फेस्ड ऑफ एन इंक्वायरिंग है और स्पिरिट है। द सीक्रेट वर्ड्स और सेक्टेड इनका एसेज और होमेज टू एंड ड्राइडन आदि इलियट की प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एसेज एंड क्रिस्टिज्म है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन 9 को देखिए, स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है। बात अगर स्वच्छंदतावाद की करते हैं, स्वच्छंदतावाद की, तो यहाँ जो प्रमुख ग्रंथ घोषणा पत्र माना जाता है वो लिरिकल बैलेड्स को माना जाता है। राइट आंसर आपका ये बन जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र लिरिकल बैलेड्स को माना जाता है। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिज्म का हिंदी अनुवाद है। स्वच्छंदतावाद का उदय 1789 में फ्रांसीसी राज्य की क्रांति से माना जाता है। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन वर्ड्सवर्थ के
लिरिकल बैलेट्स से हुआ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 10। काव्य भाषा के संदर्भ में शब्द चयन को विशेष महत्व देने वाले विद्वान कौन है? तो लॉन्जाइनस हैं। इन्होंने उत्कृष्ट भाषा शैली को महत्वपूर्ण माना है और उसमें प्रभावशाली शब्द चयन, मुहावरे, छंद, लय का उचित प्रयोग हुआ है। अरस्तु के विचार से कवि रचयिता को वह कथावस्तु की रचना करता है, कथावस्तु और प्रत्यक्ष जीवन से ग्रहण करता है। यही कथावस्तु महाकाव्य है। यही कथावस्तु क्या है? महाकाव्य की आत्मा है। क्वेश्चन 11 को देखिए। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाते हैं। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का जनक किसको माना जाता है? यह राइट आंसर आपका जॉन ड्राइडन हो जाएगा। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के जनक जॉन ड्राइडन को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द इंडियन एम्परर और एसे ऑन डेमेट्रिक पोएजी, द राइवल लेडीज। वेन जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड भी अंग्रेजी आलोचना के विचारक हैं, जबकि टी.एस. इलियट आधुनिक युगीन चिंतक हैं। क्वेश्चन 12। कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? कविता को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। राइट आंसर। जीवन की आलोचना कविता को मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ये गद्य और पद्य दोनों ही रचनाओं में जीवन के आलोचक रहे हैं। इनके साहित्य की आलोचना से संबद्ध विचार जीवन से जुड़े हुए हैं। इलियट का विचार था कि कोई रचना कविता है या नहीं, इस बात का निर्णय उसे साहित्यिक कसेटियों पर कसकर ही करना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेस्टलैंड, द सीक्रेट वुड और सिलेक्टेड एसेज आदि। कोलरिज के अनुसार कविता का सबसे पहला कार्य आनंद प्राप्त करना है, सत्य की खोज करना नहीं। क्वेश्चन 13। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ में सुमेलित करना है। और यहाँ पर हमें जो रचना बतानी है कार्ल मार्क्स की, कौन सी होगी? तो कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनकी रचना का नाम है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। इसको नोट कर लीजिए। क्रिस्टोफर कॉडवेल इनकी रचना का नाम बताना है, इल्यूजन एंड रियलिटी इनकी रचना हो जाएगी। सार्त्र इनकी रचना है व्हाट इज लिटरेचर और देरिदा इनकी रचना का नाम हो गया ऑफ गेमेटोलॉजी। यहाँ देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14। विखंडन को एक प्रकार की भाषाई रणनीति किसने माना है? विखंडन को एक प्रकार की जो भाषाई रणनीति है ये देरिदा ने माना है। जैक देरिदा को विखंडनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइट एंड डिफरेंस देरिदा की प्रमुख रचनाएं हैं। सरयूरर ने रचनावाद की स्थापना की है। जो सस्यूर थे इन्होंने संरचनावाद की स्थापना की और इनकी प्रमुख पुस्तक क्रॉस इन जनरल लिविंग स्टिक्स इनकी रचना का नाम है। क्वेश्चन देखिएगा 15। जीवन काल के अनुसार कवियों के सही कर्म को हमें लगाना है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन और डो सैमुअल जॉनसन वर्ड्सवर्थ। क्यों बनेगा यहाँ पर? क्योंकि इनका जो टाइम है बेन जॉनसन का, इनके टाइम को हम नोट कर लेते हैं। इनका टाइम होगा 1573। कितना होगा? 1573 इनका टाइम होगा। जॉन ड्राइडन का जो टाइम है ये 1631। डॉक्टर सैमुअल जॉन का टाइम 1709 और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टाइम है ये 1770 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन 16 को देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से कार्ल मार्क्स की रचनाओं का क्रम बताना है। सही क्रम क्या होगा कार्ल मार्क्स की रचनाओं का? ठीक है, बता देते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनकी पहली रचना है, जिसका जो टाइम पीरियड माना जाएगा 1847 माना जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का टाइम 1847 माना जाएगा। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका टाइम माना जाता है 1848। दास कैपिटल की बात करते हैं तो
1867 इसका टाइम है। द सिविल वार ऑफ फ्रांस, इसकी बात करते हैं तो 1871 इसका टाइम है। आगे चलते हैं, यहाँ आप इनका टाइम नोट भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 17, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक की बात करते हैं, राइट आंसर बनेगा सोरेन किरकेगार्ड। ये आपके अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं। सोरेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रवर्तक माना गया है। अस्तित्ववादी दर्शन का विकास जो है वो व्यक्तिक परिस्थितियों और महायुद्ध की विभीषिका के बीच में हुआ है। अस्तित्ववाद का मूलभूत कार्य परंपरागत दर्शन तथा व्यवस्था का खंडन कर व्यक्ति अस्तित्ववाद की स्थापना है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन 18, जर्मन कला और साहित्य चिंतन क्या है? साहित्य चिंतक नहीं है। जर्मन कला और साहित्य चिंतक नहीं है। कौन नहीं है इनमें से? दांते नहीं है। ये दांते जो है वो जर्मन कला और साहित्य चिंतक नहीं है। ये कौन है? इटालियन चिंतक है। जबकि कांट, नीत्शे और शिलर जो है आपके ये जर्मन चिंतक है। बहुत से लोग कराते भी नहीं है 14 और 15 के क्वेश्चन को, क्योंकि वो टायर में आते थे। ऑनलाइन में जितना बेस बना है इनका 18 और 21, बस यहीं तक के 22 सेट कराते हैं आपको। 22 भी कंप्लीट कराते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहाँ आपको सारे क्लासेस मिलेंगे, डेट वाइज मिलेंगे। और अगर कोई पार्ट्स में हुआ है तो वो उसमें पार्ट्स लिखा होगा। बाकी आपका शिफ्ट, जिस शिफ्ट में हुआ है, जिस भी डेट में पेपर हुआ है, वो सारा आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ जाकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 को देखिएगा, इनमें से मनोवैज्ञानिक चिंतक नहीं है। मनोवैज्ञानिक चिंतक इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रेबिल मार्शल जो है आपके, ये मनोवैज्ञानिक चिंतक नहीं है। फ्रायड, एडलर और मैकडूगल ये मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं। डॉक्टर निर्मला जैन ने पेरिप्यूसिस का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? काव्य में किस नाम से किया है इन्होंने? काव्य में उद्दत के विषय में इन्होंने इस नाम से किया है, उद्दत के विषय में हिंदी अनुवाद। ठीक है, राइट आंसर जो इनका बनेगा यहाँ पर उद्दत के विषय में बनेगा। यहाँ देखिए, निर्मला जैन ने पेरिप्यूसिस का हिंदी अनुवाद उद्दत के विषय में नाम से किया है। और निर्मला जैन का प्रमुख इनकी आलोचना है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, आधुनिक हिंदी काव्य के रूप में विधाएं तथा रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, पाश्चात्य साहित्य और चिंतन आदि। क्वेश्चन 21 को देखिएगा, और इस वाले क्लास में हम क्वेश्चन 25 तक ही रखेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र के क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है काफ़ी हार्ड है, आप इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इनको अच्छे से 2 बार देखें क्लास को, और तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। क्योंकि मुझे भी ये थोड़े काव्य शास्त्र के नहीं कराए हैं, कभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। हम जो कराते हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें मुश्किल से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो करा देते हैं। ऐसे कथन से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने। तो आप इसको 2 बार ज़रूर देखिएगा। 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगे और आपकी पकड़ भी बनेगी इन पर। ठीक है, तो मैं आज की जो सीरीज़ है ये 25 क्वेश्चन तक ही रखूँगी। 26 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। गुरु के अध्यापन से मंदबुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये भामा का कथन है। ठीक है, और भामा ने कुछ और काव्य अलंकार के विषय में लिखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। गुरु उपदेश ध्यतेम शास्त्राम जड़ ध्येतो अपल्यम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावत। मम्मट क्या लिखते हैं? काव्य हेतु शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य अध्यवेक्षणात्, काव्यगत शिक्षाभ्यास इति हेतु स्तभित उद्वे। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं, तस्य च करणाम कविगतः केवलम प्रतिभा। और राजशेखर क्या लिखते हैं? आचार्य राजशेखर, इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। क्वेश्चन 22, काव्य पर
उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये काव्य अलंकार माना जाता है। काव्य अलंकार जो है ये काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ है और काव्य अलंकार ग्रंथ भामाका है। इसमें 6 परिच्छेदों में यह विभक्त है। इस ग्रंथ में काव्य के साधन, लक्षण, भेद, अलंकार और काव्य दोष आदि का चित्रण हुआ है। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश किसका है? ये मम्मट का है। नाट्यशास्त्र भृगुमुनि का हो गया और काव्य आदर्श ये दंडी का है। क्वेश्चन 23, शब्द अर्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? शब्द अर्थों सहितो काव्यम ये भामा का है कथन। शब्द अर्थों सहितो काव्यम भामा का कथन है। आचार्य विश्वनाथ ने का वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है, इसको काव्य का लक्षण माना है। और मम्मट ने तद्दोषो शब्दा अर्थो सगुणावलंकृति ही पुनः काव्यपि, इसको माना है। ये एक डेफिनेशन दी है इन्होंने, तो इसको याद रखेंगे। जगन्नाथ दास ने जो है रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम कहकर अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। ये नोट कर सकते हैं आप चारों डेफिनेशन। आगे देखिए क्वेश्चन 24, प्रॉपर्टी इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ऐसा कथन किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर देखिएगा, कोलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है, उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं है। और लॉन्जाइनस ने क्या कहा कि उद्दत महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्वेश्चन 25, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह काव्य परिभाषा है। ये जो काव्य परिभाषा है सुमित्रा नंदन पंत जी की है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत की यह परिभाषा है। महादेवी वर्मा के अनुसार कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है कहा है। तो आज की क्लास में हम रखेंगे 25 क्वेश्चंस तक। मैं चाहती हूँ कि आप इसको 2 से 3 बार देखें क्लास को, तभी आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट जब तक मैं कल आपके लिए एक और क्लास लेकर आती हूँ, तब तक आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज़ करिएगा। क्लास पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।